Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class, and we are talking about JEE Advanced 2022 पेपर 1 फिजिक्स सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ओके, 2 सेंटीमीटर makes angle 2 pi by 3 radian with principal axis of a thin convex lens. The lens has a focal length of 10 centimeter, is placed at distance 40 by 3 centimeter from the object as shown in figure. Okay, ये जो रॉड है इट इज मेकिंग एंगल 2 पाई बाई 3. ओके, तो अगर हम इस एंगल की बात करें, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल की बात करें, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 3. ओके, तो वो कितना हो जाएगा? पाई बाई 3. ओके, पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है. ओके, अगर इस रॉड के दोनों पॉइंट को हम ए और बी कंसीडर करें, ए और बी है ना, और यहाँ पर एक ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करते हैं, एक ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, ये एक ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का बेस जो होगा, ओके, वो कितना होगा? वो होगा, इसका लेंथ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेस हो जाएगा 2 कॉस 60 डिग्री. ओके, मतलब 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर इस बी का जो शेडो होगा, है ना, जिसको हम B1 लिख सकते हैं, है ना, तो उसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर. AB1 का लेंथ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. द हाइट ऑफ इमेज इज 30√3 by 13 centimeter and the angle made by it with respect to प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा. जैसे यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है, ये एंगल कितना है? अल्फा यहाँ पर बन रहा है, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाय एन रेडियन है, एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ये बेस, क्योंकि हाइट तो हमको पता है इस ट्राइंगल में, अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो इसका हाइट तो हमको पता है, बस हमें यहाँ पर ये बेस फाइंड करना है. ओके, ये बेस फाइंड करना है, इसका हाइट हमको पता है, हम अल्फा फाइंड करेंगे. 10 अल्फा, ओके, इज इक्वल टू हाइट दैट इज 30√3 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय बेस. तो ये बेस अगर हमको पता चल जाता है तो हम यहाँ पर अल्फा फाइंड कर लेंगे. तो अगर हम ए का इमेज ए डैश पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, और B1 का इमेज B1 डैश पर कंसिडर करते हैं, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस हमको पता चल जाएगा तो B हमें पता चल जाएगा, तो दोनों का हम लोकेशन फाइंड करेंगे, है ना. हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ओके, अब अगर हम यहाँ पर f की बात करें तो f इज इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है, वो भी पॉजिटिव. अगर हम a के लिए बात करें, फॉर a, है ना, तो यहाँ पर u का वैल्यू जो है वो -40/3 होगा. ओके, तो हम a का लोकेशन फाइंड करेंगे, va फाइंड करेंगे. ओके, और va फाइंड करने के लिए वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1/va माइनस 1/-40/3 इज इक्वल टू 1/10. यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा. 1/va इज इक्वल टू 1/10. जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर -3/40 हो जाएगा. ठीक है, एलसीएम लेंगे 40 होगा. ठीक है, 4 - 3 हमको न्यूमरेटर में मिलेगा, तो va का वैल्यू हमारे पास में 40 सेंटीमीटर आता है. ठीक है, अब हम vb का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना. तो अगर हम फॉर P1, है ना, अगर हम देखें तो यहाँ पर u का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? 40/3 प्लस 1, है ना. ये 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 43/3 सेंटीमीटर. फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 1/VB1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 43/3, ये नेगेटिव का होगा, है ना, नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 1/10. इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/VB1
या VB भी लिख सकते हैं उसे, है ना, इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/43। ठीक है, यहाँ पर LCM लेंगे तो हमको मिलेगा 43 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 430। ओके, और अगर हम VB1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर। ओके, डेफिनेटली इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर डेल्टा V या बेस जो होगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमको दिस 40 माइनस 430 डिवाइडेड बाई 13। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा 520 माइनस 430 divided by 13. Okay, so it will be 90 divided by 13. Okay, इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको 10 अल्फा मिलेगा। ओके, यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो हमको यहाँ पर 10 अल्फा का वैल्यू मिलने वाला है 30√3 बाई 13 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 13, है ना, क्योंकि बेस का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया 90 डिवाइडेड बाई 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1√3/3 हमको मिल रहा है, मतलब कि 1/√3 मिल रहा है। और ये कब होता है, जब अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, मतलब कि π/6 होगा। तो आंसर हमारा n का वैल्यू 6 होगा। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन भी हमारे थर्ड सेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन में गिवन है अ पॉइंट सोर्स एस एमिट्स unpolarized light uniformly in all direction at 2 point A and B. The ratio IA divided by IB of intensities of light is 2. If a set of two Polaroids having 45 angle between their pass axis is placed just before point B, then the new value of R will be. तो इंटेंसिटी का नया रेशियो क्या होगा वो हमको बताना। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि अगर हम कोई पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी वेरिएबल होगी। यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स हमने लिया है, S लिया है ये पॉइंट सोर्स, और इससे अगर हम यहाँ पर A पॉइंट की बात करते हैं और यहाँ पर B पॉइंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो इंटेंसिटी IA और इंटेंसिटी IB का रेशो जो है R इक्वल टू 2 गिवन है। ओके, मतलब यहाँ पर R का वैल्यू पहले 2 गिवन है। अगर हमने यहाँ 2 के सामने कोई पोलराइड रख दिया, मान लेते सबसे पहले हमने एक पोलराइड रखा A, तो ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी है ना, मतलब IA का वैल्यू पहले कितना होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी अगर हम देखें तो इंटेंसिटी है IA/2। ओके, अगर हम यहाँ से IA का वैल्यू निकालें तो IA का वैल्यू IB का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो IB का वैल्यू कितना होगा, IB का वैल्यू इनिशियली होगा, मतलब पोलराइड के जस्ट पहले, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जस्ट बिफोर B, मतलब इस पोलराइड के जस्ट पहले जो इंटेंसिटी होगा IB वो होगा IA डिवाइडेड बाई 2, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है और B पॉइंट तक जाते जाते इंटेंसिटी IA डिवाइडेड बाई 2 हो चुकी है। अब वो पोलराइड से पास होगी, तो जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइड से पास होती है तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, मतलब कि जब इस एक पोलराइड से, इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, जब इस फर्स्ट पोलराइड से यहाँ पर ये पॉइंट B है इससे पास होगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, मतलब IA/2 हो जाएगी। ओके, और फिर अगर हमने एक पोलराइड और रखा जिसका पास एक्सिस, हम दूसरे कलर का यहाँ पर यूज कर लेते हैं, जिसका पास एक्सिस 45 डिग्री पर है, ये दूसरा पोलराइड हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, जिसका पास एक्सिस 45 डिग्री पे है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी I डैश जो होगी वो IA डिवाइडेड बाई
4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होगी, है ना। मतलब यहाँ पर आई नॉट फ्रिक्वेंसी है, तो आई नॉट का वैल्यू कितना है, आई नॉट इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई 4 है ना। और ये आई डैश जो होगा वो कितना होगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। क्योंकि उससे जब पास होगी तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स। सो दिस आई डैश दैट इज इक्वल टू आई बी डैश। अब नया जो आई बी डैश का वैल्यू है वो इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू कितना है, आई ए डिवाइडेड बाई 4, ओके, इनटू कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/√2 और इसका स्क्वायर हम करेंगे तो अल्टीमेट आई ए डिवाइडेड बाई 8 हमको मिलेगा। तो आई बी डैश डिवाइडेड बाई आई ए जो होगा, मतलब नया जो रेशियो होगा आर इज इक्वल टू 8 होगा। मतलब हमारा आंसर 8 है, आपको 8 यहाँ पर एंटर करना होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होगी। मतलब कि यहाँ पर एक 3 पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास में होंगे। पहला, वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। दूसरा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और तीसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे हैं। यहाँ पर गिवन है टू इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म P1 and P2 are kept with their sides parallel to each other. In vacuum as shown in figure, a light ray enter prism P1 at angle of incidence theta such that the outgoing ray undergoes minimum deviation इन प्रिज्म P2, है ना। जब सेकंड प्रिज्म से वो पास होती है तो उसका मिनिमम डेविएशन होगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पर गिवन है। ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमको समझता है, ठीक है। If the refractive indices of P1 and P2 are √3/2 and √3, theta is equal to sin inverse and the bracket √3/2 sin pi by beta, तो बीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो बीटा यहाँ पर है वो फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड प्रिज्म की बात करें, हम बात कर रहे हैं फॉर प्रिज्म P2, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 होता है ना। तो यहाँ पर R का वैल्यू हम लिखेंगे A/2, ठीक है। मतलब कि 60 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इससे हम E का वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे हम आई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ओके। तो यहाँ पर हमको सेकंड प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर √3 है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, क्योंकि आर का वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू हमारे पास में आएगा 60 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा, 60 डिग्री। और जो आई का वैल्यू सेकंड प्रिज्म के लिए है वही एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस होगा किसके लिए, फर्स्ट प्रिज्म के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझे तो जो रे यहाँ पर इमरजेंट रे जो है वही इसके लिए इंसिडेंट रे है, ठीक है। फिर यहाँ पर मिनिमम डेविएशन हुआ और ये रे यहाँ से इमरजेंट। तो यहाँ पर अगर हम ये दो पैरेलल लाइन कंसिडर करें, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमरजेंट है ई, वही इस सेकंड प्रिज्म के लिए ये P1 के लिए है और ये P2 के लिए है ना, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर हम फर्स्ट प्रिज्म की बात करें, अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट प्रिज्म की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं फॉर P1, तो उसके लिए आई का वैल्यू जो होगा, ई का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड सरफेस के लिए प्रिज्म 1 की जो सरफेस सेकंड है, जो हम AC सरफेस है, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके लिए हम स्नेल लॉ लगाते हैं तो हमारे पास में होगा साइन E इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका √3/2 इंटू साइन R2। तो यहाँ से R2 का वैल्यू हमको पता चलेगा, ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पर √2 जो है वो रूट के अंदर है, यहाँ पर 2 बाहर है।
तो साइन R2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, है ना। साइन R2 का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर √2/2 बचा, दैट इज इक्वल टू 1/√2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम R1 का वैल्यू फर्स्ट प्रिज्म के लिए देखें, फर्स्ट प्रिज्म के लिए R1 का वैल्यू देखें, मतलब ये वाला R1 का वैल्यू देखें, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे R1 + R2 इज इक्वल टू A। ठीक है, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे R1 + R2 इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू हमको पता चलेगा 60 माइनस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, है ना। 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, ये 60 टाइम्स, मतलब कि R1 का वैल्यू हमारे पास में आया π/12। और अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं ए बी सरफेस के लिए, इस ए बी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा। ओके, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब √3/2 साइन आर, और साइन आर का वैल्यू कितना है π/12। R2 का वैल्यू कितना, R1 का वैल्यू कितना π/12। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कितना होगा साइन इनवर्स √3/2 साइन π/12। तो अगर हम कंपेयर करें तो बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, बीटा का वैल्यू आ रहा है 12। ठीक है, यहाँ पर ये बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 12, तो आंसर होगा हमारा 12। तो ये सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम सेक्शन 4 की अब बात करेंगे, और सेक्शन 4 के इंस्ट्रक्शन में यहाँ हमारे पास क्लियरली गिवन है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 12 मार्क्स है। ओके, यहाँ पर सारे क्वेश्चन अगर आप सही वैल्यू एंटर करते हैं तो हमको मैक्सिमम 12 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन में गिवन है, इस सेक्शन में गिवन है, दिस सेक्शन कंटेंट्स 2 पैराग्राफ, है ना, 2 पैराग्राफ होंगे, और हर पैराग्राफ में 2-2 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के होंगे। ओके, यहाँ पर जो ऑन स्क्रीन माउस की हेल्प से ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीपैड हमको जो मिलेगा उससे हमको वैल्यू एंटर करना होगी। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यू आती है तो हमको उसको राउंड ऑफ कर देना है 2 डेसिमल तक, ये हमको कर लेना है, यहाँ पर 2 डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ हमको कर देना। अगर आप सही वैल्यू एंटर करते हैं तो +3 आपको मिलेगा, और गलत वैल्यू या फिर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो 0 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर इसके वैल्यू जरूर इंटर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ते हैं जो हमारे वेव ऑप्टिक्स का है। यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ईच 2 slits A and B as shown in figure are oscillating about the fixed center with the mean separation is 0.8 mm। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 0.8 mm। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एट एनी टाइम t इज d इक्वल टू 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.08 रेडियन पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड स्लिट इज 1 मीटर गिवन है, और वेवलेंथ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम का। द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन चेंजेस विद द टाइम व्हाइल द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 0th फ्रिंज रिमेन फिक्स्ड एट O। वो तो डेफिनेटली होना ही है। क्वेश्चन 14 हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, 8th ब्राइट फ्रिंज अबव O oscillate with time between two extreme position, the separation between these two extreme position in micrometer। तो अगर हम 8th ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन देखें, अगर हम 8th ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन देखें तो वो मिलेगा 8 लेमडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। और यहाँ पर अगर हम स्मॉल d का मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको यहाँ पर y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और अगर स्मॉल d का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो y का हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और उन दोनों का सेपरेशन मतलब y मैक्स माइनस y मीन एक्सट्रीम पोजीशन का डिफरेंस होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 8 लेमडा कैपिटल D, सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्सिमम के लिए मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस मिनिमम के लिए मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर स्मॉल d लिखना है, d यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और यहाँ पर d मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम d का मिनिमम वैल्यू देखें तो d का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगा
जब ये साइन ओमेगा टी -1 होगा, मिनिमम से मिनिमम, है ना। तो 0.8 माइनस 0.04 दैट इज इक्वल टू 0.76 mm। ओके, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो डेफिनेटली +1 हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 0.8 प्लस 0.04 दैट इज इक्वल टू 0.84 mm। सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो हमको जो डेल्टा वाई मिल रहा है वो मिलेगा 8। लेमडा का वैल्यू 6000 एमस्ट्रॉन्ग है, तो 10⁻⁻10 लिखेंगे। डी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, इन द ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 0.76 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.84, और ये हमारे पास में mm में है, तो हम यहाँ पर 10⁻⁻3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेल्टा वाई का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, ये 8 एज इट इज 6 इंटू 10⁻, यहाँ पर हमको -7, है ना, -7 और 3 और हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा -4। ठीक है, -4, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.84 इंटू -0.76 माइनस 0.76 डिवाइडेड बाय 0.84 इंटू 0.76। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वाई का वैल्यू हमको मिलेगा 601.5 माइक्रोमीटर। ओके, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में आप यहाँ पर पाएंगे 601.5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको एंटर करना है। इसी के साथ हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमको फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट 8th ब्राइट फ्रिंज विल बी। तो यहाँ पर तो स्पीड की बात किया है, तो हम y इज इक्वल टू लिखेंगे 8 लेमडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, है ना। मतलब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू 8 लेमडा कैपिटल D, और यहाँ पर 1/d को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा -1/d², और d को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d/dt ऑफ d। ओके, यही हमारी स्पीड होगी। तो v इज इक्वल टू, है ना, इससे हम पर नेगेटिव साइन हम यहाँ पर अभी नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 8 लेमडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d² इनटू इसका डिफरेंशिएशन, जो हमारे पास में d का वैल्यू गिवन है, जो d का वैल्यू गिवन है इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे। और अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन 0.04 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और ओमेगा का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर v इक्वल टू हमको मिला 8, लेमडा का वैल्यू कितना है 6000 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग में है। d का वैल्यू यहाँ पर 1 है, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर d का वैल्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम इसको 0.8 ही लिख सकते हैं, मीन वैल्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो जो जो छोटा वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है उसको अप्रोक्सीमेट हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू ओमेगा 0.08 गिवन है, और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम 1 करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना वही पूछा है। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, वी मैक्स इक्वल टू 8 इंटू, है ना, यहाँ पर 6 इंटू 10⁻⁻10, और 6 का +3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 3 जीरो है तो, और यहाँ पर हमारे पास में 0.04, तो -2 यहाँ से मिलेगा, 0.08 -2 यहाँ से मिलेगा, इंटू 4 इंटू 8 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.8 मिली मिलीमीटर में गिवन है, तो हम लिखेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8, है ना, क्योंकि -4 इंटू स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 8 8 हम यहाँ पर कैंसिल कर चुके हैं,
ठीक है, और ये 4 × 6 हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ अगर हम देखें तो ऊपर यहाँ पर हमको मिला है माइनस, ये हो जाएगा -11 और ये +8, तो हम लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻³ -3 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 0.04 का वैल्यू mm पुट किया है, तो ये mm पर सेकेंड होगा और अल्टीमेट 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। सारी वैल्यू बड़ा केयरफुली आपको एंटर करना है, केयरफुली प्लेस करना है। फाइनली आंसर हमारा 24 आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। क्वेश्चन 16 जो है वो सेक्शन 4 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप का। क्वेश्चन में गिवन है अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8 n at angle of incident theta naught. The ray partially refract into the sphere at angle of refraction phi naught and then partially reflect from back surface. The reflected ray emerge out from the sphere after the partial refraction. Okay. The total angle of deviation of emergent ray with respect to incident ray is alpha. तो हमको यहाँ पर मैच द कॉलम देखना है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर और एक डायमीटर कंसिडर करते हैं, क्योंकि डायमीटर नॉर्मल होता है, तो ये हमको नॉर्मल मिल गया। ओके, अब हम एंगल इंसिडेंट रे की अगर बात करें जो थीटा नॉट एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक इंसिडेंट रे की बात की जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा नॉट है और नॉर्मल मतलब कि रेडियस या फिर डायमीटर के साथ वो थीटा नॉट एंगल बना रहा है, तो ये थीटा नॉट है। ओके, थीटा नॉट है। इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगी। ओके, रिफ्रैक्ट होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास फाई नॉट गिवन है। ओके, यहाँ से बैक सरफेस से फिर से इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल जो कि हमारा रेडियस होता है उसको प्लॉट करते हैं और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको मिलेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुई उतने ही एंगल पर। ठीक है, ये एंगल अगर फाई नॉट है और यहाँ पर ये रेडियस, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल भी फाई नॉट होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर फाई नॉट एंगल मिला। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करें, क्योंकि हर बार हमको नॉर्मल की ज़रूरत तो रहेगी ही सही, और रेडियस यहाँ पर नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारा। ओके, और जो इमरजेंट रे है वो इस नॉर्मल के साथ में थीटा एंगल पे वापस बाहर निकल गई। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वापस से मिल जाएगा हमको, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे बाहर। ठीक है, अरे ठीक है, तो ये एंगल हमारा थीटा नॉट वापस से मिला। ओके, तो यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करें, तो स्नेल्स लॉ किसी भी सरफेस पे यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर या इस पॉइंट पर हम, क्योंकि ये एंगल भी फाई नॉट है, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट। ओके, और इस इक्वेशन को हमको यूज़ करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब अगर हम टोटल डेविएशन की बात करें तो रे जितना जितना डेविएट हो रहा है वो एंगल हम काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रे ऐसा सीधा जाना था पर डेविएट हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा नॉट माइनस फाई नॉट मिला। ओके, फिर यहाँ पर अगर रे सीधा जाना था ऐसा, ठीक है, पर वो इतना डेविएट हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा समझना। ओके, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिला 180 माइनस 2 फाई नॉट, है ना, क्योंकि ये एंगल डेविएट हुआ, तो 180 माइनस 2 फाई नॉट। फिर यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, ये रे सीधा जाना था, ठीक है, ऐसा सीधा जाना था, पर ये डेविएट हो गया, सॉरी,
ये डेविएट हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिला, सीधा जाना था, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर हमको मिला वापस से थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। तो टोटल डेविएशन अगर हम अल्फा इज इक्वल टू देखते हैं, तो पहला एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिला था थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। ओके, सेकेंड हमको मिला डेविएशन 180 माइनस 2 फाई नॉट, और तीसरा डेविएशन हमको मिला थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। टोटल डेविएशन की अगर हम बात करेंगे अल्फा की, तो हमको मिलेगा 180 डिग्री माइनस प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। ओके, तो हम अगर यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम 180 डिग्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में अल्फ़ा का वैल्यू 180 डिग्री है, तो अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री कंसिडर करते हैं, तो हमको मिलेगा अल्फ़ा 180 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन और मिला, दैट इज़ 2 थीटा नॉट इक्वल टू 4 फाई नॉट। ओके, तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। अगर हम सबसे फर्स्ट पी वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो पी वाले ऑप्शन में यहाँ पर उन्होंने गिवन है हमारे पास में एन का वैल्यू 2, ओके, और अल्फ़ा का वैल्यू 180 डिग्री। तो अगर हम पी के लिए देखते हैं तो एन का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो हमको मिलेगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। अगर हम यहाँ पर थीटा नॉट का वैल्यू देखते हैं, तो थीटा नॉट का वैल्यू हमको यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ए देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं 30, ये 30 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 0 सेटिस्फाई हो रहा है पर 30 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेम एज इट इज़ 60 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 45 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 150 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, केवल 0 ही सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर पी के लिए फिफ्थ ऑप्शन सही होगा। अब एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। सेकंड, अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू √3 लेते हैं और अल्फ़ा का वैल्यू 180 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो n का वैल्यू √3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमको यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट। ओके, और अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं, तो मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2, और फाइन नॉट का वैल्यू ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 60 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, ओके, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन फाई नॉट, है ना। मतलब यहाँ पर फाइन नॉट का वैल्यू अगर हम देखें तो √3 से √3 कैंसिल, फाइन नॉट का वैल्यू हमको मिला 30 डिग्री। कितना मिला? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 और फाइन नॉट का वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हम लिख सकते हैं कि क्यू के लिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब हम अगर आर की बात करें, तो फिर से हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर हम आर की बात करते हैं, ठीक है, आर में कहाँ है √3, ओके, और फाई नॉट का वैल्यू हमको चेक करना है। तो यहाँ पर √3 इज इक्वल टू, सॉरी, एन का वैल्यू यहाँ पर √3 है, एन इक्वल टू कितना है √3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा साइन थीटा नॉट इक्वल टू √3 साइन, और फाई नॉट का वैल्यू हम अगर 30 पुट करते हैं, है ना, फर्स्ट वाला अगर हम ऑप्शन देखें 30, तो यहाँ पर 30 मतलब 1/2, तो थीटा नॉट का वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल सही है, वो उसका अपोजिट ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आर के लिए हम फर्स्ट चूज कर सकते हैं, है ना, ये आर के लिए हो गया। अगर हम एस की बात करें, तो एस के लिए देख लेते हैं एक बार। एस के लिए एन का वैल्यू कितना दे रखा है जरा देखिए, एन का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है √2, है ना। तो अगर हम एस के लिए देखते हैं, तो हम लिखेंगे साइन थीटा
नॉट का वैल्यू भी 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 इज इक्वल टू √2 साइन फाई नॉट। ओके, और फाई नॉट का वैल्यू ही वो अल्फ़ा का वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन हमको चेंज करना पड़ेगा, जो हमने अल्फ़ा के की हेल्प से रिलेशन निकाला था, ये एस के लिए वैलिड नहीं है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो 180 डिग्री, अगर ये √2 है तो फाई नॉट का वैल्यू यहाँ से कितना आने वाला है, 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई नॉट का वैल्यू 30 डिग्री आएगा ना, क्योंकि 1/√2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फाई नॉट का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस प्लस 2 थीटा नॉट का वैल्यू, थीटा नॉट का वैल्यू हमने यहाँ पर 45 रखा, तो इंटू 45 डिग्री माइनस 4 इंटू 30 डिग्री। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिग्री और ये 90 हो जाएगा, मतलब 90 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 120, मतलब अल्टीमेट माइनस 30 डिग्री, जिसको हम 150 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एस के लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देख सकते हैं कि पी के लिए अगर हम देखें तो फिफ्थ, और आर के लिए देखें, पी और क्यू के लिए देखें तो सेकंड, और मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सही बैठ रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना। हम यहाँ पर 7th क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड सेक्शन का 7th क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड सेक्शन मतलब कि मल्टीपल करेक्ट, है ना। तो यहाँ जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, अ ग्लास बीकर हैज सॉलिड प्लेन कॉन्वेक्स बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एज शोन इन फिगर। ओके, जैसा यहाँ पर हमको दिख रहा है उसका कॉन्वेक्स शेप है। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस दैट एसपीयू जो कर्वेचर दिख रहा है उसका 9 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वाइल द प्लेन सरफेस एसटीयू एक्ट एज अ मिरर, मिरर की तरह वो एक्ट कर रहा है, मतलब ये जो नीचे बेस हमको दिख रहा है ये एक मिरर है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हमको आगे यूज करना रहेगा। दिस बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n up to the level QPR. Okay, if the image a point A O object O at height h OT, okay, and the figure is formed onto itself, then which of the following options correct? Okay, अगर इमेज इसके ऊपर ही बने तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर दो लेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक ऊपर वाला लेंस हमको दिख रहा है, ये ऊपर वाला लेंस एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके, और नीचे वाला जो लेंस है जो एक कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पर बन रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि जो रेज है वो इस प्लेन मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होगी। ओके, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होगी, मतलब कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो जो लेंस बनेगा उसका उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद में रेज कैसी हो जाना चाहिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब उसके बाद में पैरेलल हो जाना चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाना चाहिए, मतलब h का वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बराबर होगी। यहाँ पर हमारे पास में दो लेंस है। ओके, अगर हम फर्स्ट वाले लेंस की बात करें तो फर्स्ट वाला लेंस जो है वो कॉन्केव प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1.6 दे रखा है, मतलब यहाँ पर म्यू का वैल्यू 1.6 दे रखा है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम अगर इस फर्स्ट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकाले तो हम यूज़ करेंगे ईटा -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर r2 का वैल्यू इन्फिनिटी है और r1 का वैल्यू 9 है, क्योंकि इधर का सरफेस प्लेन सरफेस है। ओके, तो r1 का वैल्यू आप यहाँ पर 9 सेंटीमीटर ले सकते हैं और r2 का वैल्यू इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 इंटू 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी कितना होगा, 0। तो अल्टीमेट हमारे पास फर्स्ट फोकल लेंथ आया 1/f इक्वल टू
1.6 मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं 0.6 डिवाइडेड बाय 9। ओके, ये हमारा फर्स्ट फोकल लेंथ आया। सेम इज इट इज अगर हम यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, जो दूसरा यहाँ पर लिक्विड का जो हमारे पास में लेंस बना है वो प्लेनो कॉनकेव लेंस है और इसका फोकल लेंथ होगा 1/f2 इज इक्वल टू n-1, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है, n है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n-1 और यहाँ पर R1 का वैल्यू नेगेटिव होगा तो -1/9 हम रखेंगे और R2 का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी होगा क्योंकि सेकंड सरफेस यहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो -1/∞ हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो इक्विवेलेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा 1/f वो होगा 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमको मिलेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस, अल्टीमेट ये माइनस हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो हम यहाँ पर 9 LCM ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 माइनस n। ठीक है, तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा हमारा दोनों के कॉम्बिनेशन से वो इफेक्टिव फोकल लेंथ f इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास कितना आया, f इक्वल टू हमारे पास आया 1.6 माइनस n डिवाइडेड बाय, सॉरी इट विल बी 9, अपोजिट होगा ना, इसका इन्वर्स होगा, सो 9 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग n का वैल्यू है, h का वैल्यू हमको पुट करके यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अगर हम a ऑप्शन के लिए जाते हैं, अगर हम a ऑप्शन के लिए जाते हैं तो n का वैल्यू हमको पुट करना है कितना, 1.42। तो हम वहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1.42। ओके, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 0.18। ओके, मतलब कि 900 डिवाइडेड बाई 18। ओके, मतलब कि 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली यहाँ पर n का वैल्यू 1.42 पुट करने के बाद 50 सेंटीमीटर आता है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगर हम b की बात करें तो यहाँ पर n का वैल्यू हम 1.35 पुट करेंगे तो h दैट इज इक्वल टू f। ओके, वो कितना होगा, यहाँ पर h का वैल्यू f के बराबर क्यों है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद में ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाना चाहिए, मतलब h इक्वल टू एफ पे रखेंगे तब जाके प्लेन सरफेस पर वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो h इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस, हम बी ऑप्शन के लिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ओके, 1.6 माइनस 1.45, तो अगर हम इसे यहाँ कैंसिल करेंगे, सॉरी इट इज़ 1.35, इट इज़ 1.35 कैंसिल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0 - 5 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 5 - 2 सो 0.65। तो हमको यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 36 सेंटीमीटर मिलने वाला है, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सेम इज इट इज़ अगर हम सी के लिए चेक करते हैं तो सी में आपको एन का वैल्यू कितना पुट करना है, एन का वैल्यू आपको 1.45 पुट करना है। तो h का वैल्यू अगर हम देखें तो 9 डिवाइडेड बाई 0.15 आएगा जो कि 60 सेंटीमीटर होता है। ओके, मतलब कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सेम एज इट इज़ डी वाला ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि अगर आप 1.48 पुट करेंगे तो 85 वहाँ पर नहीं है, मतलब अगर इस ऑप्शन में दो ही करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 3 जो है, सॉरी सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर करेक्टली सॉल्व कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेव के कॉन्सेप्ट भी जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, लेंस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, और एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पाथ को रिट्रेस करना है तो प्लेन सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कर्व्ड सरफेस होती प्लेन सरफेस की जगह, कर्व्ड मिरर होता तो फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए था। तो ये सारे केसेस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप बहुत बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए, तो एडवांस के पेपर में भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन 3 पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।